आई हैव ब्रॉट 9 PDF में, वेरी वेरी इनफ फॉर योर एग्ज़ाम। ज़्यादा भी नहीं पढ़ने से कुछ होता है, इतना पढ़ लो। दिस इज़ मेनली PYQ बेस्ड एंड ऑल्सो मतलब क्रक्स निकाल के मैंने लाया। सो अगेन, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972, इसके पहले स्ट्राइक्स पड़ा था बहुत सारे टाइप ऑफ, एंड इट अब से देखना, ध्यान दो, एक्सटेंड ऑल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। अब हम देखते हैं कि ग्रेचुइटी क्या होता है। पहली बात तो जैसे कि जो पेंशन होता है उसी टाइप ऑफ हम एक ग्रेचुइटी बोल देते हैं, और ग्रेचुइटी उसी को मिलता है जो कि एटलीस्ट 5 साल तो काम कर लिया होता है, ठीक है। और फिर हाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जैसे मैंने 5 साल से ऊपर जितने भी साल काम किया है मैंने एक इंडस्ट्री में, जैसे कि मैंने 7.5 साल काम किया है, ठीक है। तो अगर मैंने 7 साल 8 महीने काम किया है, तो वो अगर 6 महीने से ज़्यादा हो जाए तो फिर मतलब मेरे को जो ग्रेचुइटी मिलेगा वो 8 साल का मिलेगा, ठीक है, 7 ईयर्स का ही नहीं मिलेगा। लेकिन वही अगर मैंने 7 ईयर्स 3 मंथ्स का किया होता तो मुझे ग्रेचुइटी 3 ईयर्स का मिलता। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है PYQ बेस। और ग्रेचुइटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस कम्स एवरी ईयर, ठीक है। पहली बात तो देख लो, अगेन मैंने ये सिर्फ ऊपर से, ताकि जब मैं वापस बताऊँ तो यू वुड गेट टू नो। इसमें फैमिली की डेफिनेशन हम देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो एक्सटेंड ऑल ओवर इंडिया। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट किस पे लागू होता है? फैक्ट्रीज़ पे, कोई माइंस होता है, माइंस सीजनल में आएगा, देखना एक सीजनल नॉन सीजनल करके आएगा, हम देखेंगे। ऑयल फील्ड्स, प्लांटेशन वर्कर्स, क्रॉप स्वॉप्स ऐसे उगाने वाले, पोर्ट्स, रेलवे, शॉप्स, अदर इस्टेब्लिशमेंट, मतलब सारे टाइप ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, चाहे आप सीजनल करवाओ चाहे नॉन सीजनल कराओ, एवरी शॉप और इस्टेब्लिशमेंट अंडर लॉ विच वुड, हाँ, अब कैसे होता है, हाँ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, एटलीस्ट 10 से ज़्यादा उस इंडस्ट्री में लोग काम करने चाहिए 1 साल में, तभी जाके आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी, ये इसके लिए मतलब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से। तो रजिस्ट्रार या फिर जो भी होगा उससे, जिससे भी हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि हम पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी दे रहे हैं, तो फिर वो उसके लिए आपके पास एटलीस्ट 10, और अगर समझो मेरी एक कंपनी है, मैंने 7 लोग को एम्प्लॉय करती हूँ, तो मैं एज अ एम्प्लॉयर बाउंड नहीं होंगी ग्रेचुइटी देने के लिए, क्योंकि मेरे पास 10 से कम लोग हैं। 10 से ज़्यादा हूँ तभी मैं एम्प्लॉयड होती। इवन इफ़ द नंबर, हाँ, ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया शुरू में 10 से ज़्यादा जब हो गए, तब आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी देने के लिए लागू हो जाते हो एज ए एम्प्लॉयर। बट 1 महीने तक, 1 साल तक वो 10 रहने ही चाहिए, 10 या फिर 10 से ज़्यादा। उसके बाद अगर कम हुए 10 से ज़्यादा, फिर भी आप ग्रेचुइटी दोगे, चाहे 3 बजे चाहे 1 बजे। दिस इज़ अ PYQ। अब देखते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों होते हैं, बट हम देखते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट सामने आ जाती है जब ग्रेचुइटी नहीं दिया जाता है। तो पोर्ट वाले केस में, माइंस वाले केस में, रेलवे कंपनीज, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट सी बात है, पोर्ट्स, माइंस, रेलवेज किसके अंडर आता है? सेंट्रल के अंडर आता है। तो इन सब की अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल हो जाती है, अदर्स केस में स्टेट हो जाती है, ठीक है। हु कैन अप्लाई फॉर ग्रेचुइटी? हाँ, जैसे कि मैं एक एम्प्लॉई हूँ, मैं इस कंपनी में काम कर रही हूँ, मैंने देखा कि ये कंपनी ग्रेचुइटी देती है, पर मैं कैसे बताऊँ कि मुझे मिल सकता है कि नहीं? जब तक मैं 1 साल उस कंपनी में कंप्लीट ना कर लूँ, तब तक मैं अपने लिए ग्रेचुइटी मांगने के लिए या फिर ग्रेचुइटी फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं करा सकती। उसके बाद 5 साल, मतलब उसके साथ 5 साल और काम करना चाहिए, उसके बाद मैं जब छोड़ूंगी तभी मुझे ग्रेचुइटी मिलेगा, ठीक है। अब एम्प्लॉई तो हम सबको पता है, वर्कमैन ये सारे होते हैं, बट मेन मैंने ये लाया कि एम्प्लॉयज़ कौन नहीं होते हैं, ठीक है। अब अप्रेंटिस लोग एम्प्लॉयड नहीं होते। अप्रेंटिस कौन? जैसे कि मेरी कंपनी है जो भी है, उसने लाया कि 2 महीने के लिए हमें कोई काम करने के लिए, टेम्प्रेरी वर्कर्स। तो ये टेम्प्रेरी वर्कर्स नहीं होते हैं। एनी पर्सन हु होल्ड ऑफिस, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मेरी कंपनी में कोई काम करने आ जाए, वो भी नहीं होते हमारी एम्प्लॉय, ठीक है। इंपॉर्टेंट सी बात है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली कौन कौन होते हैं? अब मेल में देख लो, मेल की फैमिली, ये क्या हम पढ़ रहे हैं कि नॉमिनी कौन कौन बन सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर फीमेल हूँ
तो मैं अगर कल 1 साल काम करती, उसके बाद मुझे ग्रेच्युटी फॉर्म में डालना पड़े, तो मैं अपनी फैमिली में किस किस को नॉमिनी बना सकती हूँ? मेरी फैमिली कौन कौन हो सकती है? मैं खुद हो सकती हूँ, मेरे बच्चे हो सकते हैं, मेरे अनमैरिड, जो कि मैरिड अनमैरिड हो, मैरिड होंगे तो उनकी वाइफ भी हो जाएंगी। अगर मेरा कोई सन हो, वो डिसीज़्ड हो जाए, उसकी वाइफ भी हो सकती है। फिर मेरे मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स, ये सब भी हो सकते हैं। और अगेन मैं अगर किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करूँ तो वो भी हो सकता है, ठीक है। फीमेल के भी केस में अगेन सेम चीज़, मेल के भी केस में सेम चीज़, वाइफ, हस्बैंड, हस्बैंड का फैमिली, हस्बैंड वाइफ की फैमिली, किड्स, चिल्ड्रंस, ठीक है। और चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज सन, हाँ, मेरे बेटे के इसके मेरे बेटे की वाइफ के जो बच्चे हैं वो भी हो सकते हैं, पर बेटी के वाइफ के बच्चे नहीं हो सकते। सो अ लिटिल रेसिस्ट व्हाटएवर यू से, बट पुराना कानून है 1972 का है, तो ठीक है। एडॉप्शन, जिसको भी मैंने अडॉप्ट किया लीगली पार्ट हो गया है, तो वो भी मेरी फैमिली बन सकता है, वो बच्चा भी। बट अगर मेरा कोई बच्चा है, इन केस में नहीं पाल पाई, मैं किसी और को दे दिया और वो लीगली बच्चा मेरे फैमिली से हट के उस फैमिली का पार्ट बन गया, तो वो नहीं पार्ट होता है। दिस इज़ ऑल PYQ। ये जो पूरा पेज आप देख रहे हो, सब में से PYQ आया है। चिल्ड्रन ऑफ डिजीज सन, एडॉप्शन वाले रिलेटेड में सब में आया है, ठीक है। वेजेस, वेजेस क्या क्या इंक्लूड होता है दिस स्कीम? बहुत सिंपल है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी में बेसिक पे, जो नॉर्मल पे होता है 20,000 30,000 जितना भी, और डियरेंस अलाउंस, BP और DA, सिर्फ यही पार्ट है, बाकी सारी चीज़ें हट जाती हैं। जैसे बोनस मिलना, क्यों वेजेस मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जितना भी अमाउंट होता है ना, उसका 50% हम ग्रेच्युटी में लेते हैं। तो जितना बड़ा अगर हम अमाउंट वेजेस दिखाएंगे ना, तो 50% उसका अमाउंट ज़्यादा होता है, तो एम्प्लॉयर को ज़्यादा भरना पड़ता है। तो इसलिए बहुत ही, क्योंकि ये एम्प्लॉयर को भरना है ना, तो आप ये दिमाग में रखना कि कम चीज़ें हम देंगे। तो बेसिक पे और डियरेंस अलाउंस तक ही, डियरेंस अलाउंस जैसे कि रस्ते वस्ते का जो भी अलाउंस है, तो हाउस रेंट, ये ओवर टाइम वेजेस, इन सबको नहीं लिया गया है वेजेस में। मतलब बहुत स्मार्टली ये एक्ट भी बना, एम्प्लॉयर के प्रो है। कंटिन्यूस सर्विस, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देख लो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब थोड़ा 10 मिनट तक बहुत ध्यान से सुनना। कंटिन्यूस सर्विस क्या होता है? मतलब कि मुझे कब ग्रेच्युटी पे मुझे कब मिलेगा? जब मैंने कंटिन्यूस 1 साल में एटलीस्ट इतने दिन तो सर्विस करनी चाहिए। और कंटिन्यूस सर्विस किस किस को बोल सकते हैं? जैसे कि आज मैं गई और कल छुट्टी मार ली, तो इसे कंटिन्यूस सर्विस नहीं बोलूँगी। मैं महीने में कितना ही गई हूँ, अगर मैं 10 दिन छुट्टी मारूँगी। पर मैं अगर महीने में सिक हो गई, एक्सीडेंट हो गया, लीव पर मैं चली गई, विथ वेजेस विदाउट वेजेस जो भी है, ले ऑफ, स्ट्राइक्स, लॉकआउट, इन सब पे चली गई, या फिर बंद हो गया यानी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बंद हो गया, तो ये सारे दिन मेरे कंटिन्यूस सर्विस में आएंगे, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। देख लो, इन केस ऑफ सीजनल इस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है कि जैसे कि आज मुझे माइन खुदवाना है, तो माइन खुदवाना मैं सिर्फ इसी जगह पे करूँगी ना, उसके बाद एक टाइम हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। माइन खुदवाना नहीं, चलो प्लांटेशन करना, एक टाइम प्लांटेशन हुआ, पूरे साल भर इसी जगह पे प्लांटेशन नहीं होगा। तो इस जगह पे मैं जितने दिन करवाऊँगी, इस सीजनल इस्टेब्लिशमेंट में किस चीज़ को कंटिन्यूस सर्विस बोलूँगी। जैसे कि, सॉरी फॉर द वॉइस गाइज बाय द वे, बट कुछ बच्चे हैं, बट एनीवेज, ये अगर मैंने 100 दिन के लिए, मैंने बोला कि मुझे 100 दिन के लिए इधर प्लांटेशन करवाना है, तो एटलीस्ट यहाँ पे लोग 75% ऑफ द डेज़ आने चाहिए। समझो 180 दिन का मेरा काम है, तो 180 दिन में से जो 75% ऑफ द डेज़ काम किया है, उसी को मैं बोलूँगी कंटिन्यूस सर्विस किया है उस इंसान ने। कंटिन्यूस सर्विस करने के बाद ही ग्रेच्युटी अच्छे से मिलता है, बाय द वे, ठीक है। मिनिमम वर्किंग डेज़ हम कैसे देखते हैं कि एटलीस्ट साल में कितने दिन होते हैं, क्योंकि छुट्टियां होती हैं, दिवाली की भी छुट्टियां होती हैं, नॉर्मल 4 दिन की महीने में छुट्टियां होती हैं, बाकी सारी दिन। एक साल का अगर हम देखें तो 190 डेज़ इन केस ऑफ माइन, ठीक है। एटलीस्ट एक साल में एक माइन में लोगों ने 190 डेज़ तो काम किया होगा, तभी आपको ग्रेच्युटी मिलेगी। और नॉर्मल केसेस में 240 डेज़, दिस 240 डेज़ कम्स इन एग्ज़ाम वेरी मच, ठीक है। For 1 year 190 days 00941249 ठीक है, माइन में कम रहेगा। और यहाँ पे 90 है, तो 6 महीने में क्या हो जाएगा? आधा, 95 डेज़, एग्जैक्टली 95। और इसका ही हाफ 120 डेज़, हाफ ही हो गया है 6 मंथ्स में, ठीक है। माइंस में क्यों कम है? क्योंकि ऑफ कोर्स माइन में आप बारिश में तो करोगे नहीं, है ना। और फिर बहुत सारे केसेस में
हो जाता है यार, माइंस में आप हर साल नहीं, पूरे साल नहीं करते। अब देखो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये मैंने PYQ से निकाला है कि कौन से एक्ट में वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि इस एक्ट में कंट्रोलिंग अथॉरिटी के बारे में बोला है, वो हर एक्ट में नहीं बोला गया है, ठीक है। एक कमिश्नर होता है, ये एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन एक्ट में बोला गया है। जहाँ पे कंपेंसेट किया जाता है वहाँ पे कमिश्नर आ जाता है, कमीशन लेने के लिए, तो कंपेंसेट हो जाता है। रिकवरी ऑफिसर, रिकवरी हम क्या करते हैं, प्रोविडेंट करते हैं, ठीक है। कंट्रोल कौन करते हैं, ग्रेच्युटी को कमीशन कौन लेता है, कंपेंसेशन वाला, रिकवरी प्रोविडेंट वाला। मैं रटवा रही हूँ, पढ़वा नहीं रही हूँ, बिकॉज इसका कोई मेरे पास कोई इलाज नहीं है, मेरे पास क्या किसी के पास भी नहीं होगा, ये खुद से ही करना पड़ेगा। तो अगेन कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन होता है, ग्रेच्युटी वाला। कमिश्नर वाला याद रख लो, कमीशन, कंपेंसेशन, रिकवरी, प्रोविडेंट फंड। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सर्जन लोगों को माइंस में, क्योंकि सबसे ज़्यादा चोट वोट तो माइंस में ही रहेगा, तो सर्टिफाइंग सर्जन्स वहीं पे रहता है, ठीक है। हर एक्ट में ये सब नहीं दिया गया है, ठीक है। इसी एक्ट में आता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी, और किसी में नहीं आता। एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन पढ़ेंगे तो उसी में कमिश्नर आएगा, ओके। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है कि 5 साल काम करो, उसी के बाद मिलेगा, ठीक है। और कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए, कंटिन्यूस सर्विस हमने देखा। पर अगर आपने 5 साल में कंटिन्यूस सर्विस किस केसेस में आपने नहीं की हो, तभी भी आप ग्रेच्युटी मिलेगा। वो कब, कि अगर इंसान का डेथ हो गया, ऑब्वियसली बात है, तो वो उसको मिलेगा ही ना, उसकी क्या गलती थी, तो उसको मिलेगा नॉमिनी। अगर उसका कोई नॉमिनी, अगर नहीं नॉमिनी रखा है तो उसके हायर को मिल जाएगा, अगर गलती से उसने नॉमिनी नहीं बोला, सेट कर पाया। अब देखो, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। 15, ये याद रखो, जितनी भी लास्ट ऑन सैलरी होती है उसको डिवाइड करो 26 डेज से। 26 डेज़ की होते हैं क्योंकि 4 दिन तो संडे होता है ना, और फिर मल्टीप्लाई करो 15 डेज़, तो 15 डेज़ ऑफ वेज लास्ट ऑन, है ना। जितनी भी आपकी लास्ट महीने की सैलरी है उसका 15 डेज़ का वेज निकालो, ठीक है। तो यही है, यही एग्जैक्टली 15 डेज़ का इनटू नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। अगर 7.6 है तो उससे 8 ईयर्स हो जाएगा, अगर 7.3 है तो 7 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। स्पेशल केस क्या होता है, प्राइस, ये आया है, ये एक्चुअली में आया है। पीस रेटेड एम्प्लॉयज़ क्या होता है, इन सब का भी हमें कैलकुलेशन करना है, बट हम थोड़ा एम्प्लॉयज़ टाइप देख लेते हैं। पीस रेट एम्प्लॉयड क्या होता है, जैसे मेरी कंपनी है, मुझे ना ये बनवाना है अपने कंपनीज के लिए, बहुत सारे टूल्स बनवाने हैं। तो वो सारे लोग अगर 3 महीने मेरे इसमें काम करते हो, एटलीस्ट साल में, हर साल उनका मेरे को काम रहता है, पर ज़्यादा नहीं काम रहता है, पर कुछ काम रहता है, पर हर साल रहता है, तो ऐसे लोग भी कंपनी का पार्ट बन जाते हैं। और इनकी सैलरी को कैसे, सेम अबव, इसकी तरह लास्ट ऑन सैलरी डिवाइड बाई 26 इंटू 3 मंथ्स ऑफ एवरेज वेज, सेम अबव, सेम इसी की तरह लास्ट ऑन सैलरी इंटू 3 मंथ्स, ओके। सीजनल एम्प्लॉयज़ का भी सेम तरीके से है कि लास्ट ऑन सैलरी इंटू 7 डेज़ वेज। लास्ट ऑन सैलरी 500 है तो इंटू 7 से डिवाइड कर दो, 7 डेज़ से है, इसीलिए 26 डेज़ से नहीं कर रहे हैं। वेजेस पर पर्सन, और फिर कितने साल तक काम किया, 12 ईयर्स, है ना। अब देखो कितनी ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए, ग्रेच्युटी शुड नॉट एक्सीड अबव 20 लाख। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, पहले 3,50,000 था, उसके बाद 10 लाख भी गई है, अब 20 लाख है फ़िलहाल के पास। इन केस ऑफ डिसेबलमेंट, अच्छा हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इंसान डिसेबल हो गया यानी उसका हाथ पे कुछ हो गया या फिर पैर पे कुछ हो गया, पर वो काम कर सकता है, तो क्योंकि वो काम करेगा, ठीक है, वो काम फिर भी कर रहा है, लेकिन उसका काम थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो उसको ग्रेच्युटी उसकी कम की जा सकती है, उसकी सैलरी कम की जा सकती है। दिस इज़ अ लिटिल डिस्क्रिमिनेटरी, आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट इट, बट ऐसा ही है, और इसीलिए ये क्वेश्चन भी बना है। फोरफिट ऑफ ग्रेच्युटी, फोरफिट मतलब कब एम्प्लॉय वापस ले सकता है, अगर एम्प्लॉय ने कुछ बदतमीज़ी लॉज लाया हो, वायलेंट कंडक्ट, तोड़ फोड़ किया हो, तो ऑफ कोर्स उसकी ग्रेच्युटी ली जा सकती है, ठीक है। अब देखो, एक कंपलसरी इंश्योरेंस होता है, कंपलसरी इंश्योरेंस दिया जाता है, और वो कब किससे दिया जाता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से। इन्हीं से ही, लाइफ इंश्योरेंस से ही ख़रीदना पड़ेगा एम्प्लॉयर को और देना पड़ेगा एम्प्लॉई को, ठीक है। पर
क्या एम्प्लॉयर बाउंड होता है इंश्योरेंस देने से? अगर 20-25 हो ना तो वो इंश्योरेंस दे दे, ठीक है, पर इसको एग्जेम्प्ट किया गया है अगर उस एम्प्लॉयर 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयड है, ठीक है, और उस, ठीक है, इतनी ज़्यादा एम्प्लॉय है तो वो क्यों लाइफ इंश्योरेंस से ख़रीदेगा? वो अपने हिसाब से देना चाहे तो दे देगा, ठीक है, अपने हिसाब से, वो लाइफ इंश्योरेंस से ख़रीद के नहीं देगा। और या तो उसने मेंटेन की हो अप्रूव ग्रेच्युटी फ़ंड, उसने एक ग्रेच्युटी फ़ंड मेंटेन की हो। ग्रेच्युटी एक टाइप ऑफ इंश्योरेंस ही है। अगर 500 से कम एम्प्लॉयज़ हैं तो वो लाइफ इंश्योरेंस से इंश्योरेंस ख़रीद के उसको ग्रेच्युटी देगा। अगर 500 से ज़्यादा है, 500 से ज़्यादा है तो उसने एक ग्रेच्युटी फ़ंड तो बनाया होगा, क्योंकि बहुत ही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है अगर 500 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, तो वो अपने हिसाब से देता है ग्रेच्युटी, ठीक है। अब अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फ़ंड को मैनेज कौन करता है? हर ऑर्गेनाइजेशन को बोला गया है, इस एक्ट में बोला गया है कि अगर आपके पास अप्रूव ग्रेच्युटी फ़ंड है तो आपके पास बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ होने चाहिए, ठीक है। इस केस में अगर कम एम्प्लॉयज़ है तो लाइफ इंश्योरेंस तो देख लेता है, पर इस केस में कौन देखेगा? तो आपके पास बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ होने चाहिए जो कि ये देखे, ठीक है। अब नॉमिनेशंस कौन हो सकता है, मतलब किसको ग्रेच्युटी जा सकता है? अगेन 1 साल तक उसने काम किया हो और फैमिली है तो फैमिली को नॉमिनेट करो, अगर नहीं फैमिली है तो अपने फ्रेंड को कर सकते हो, और अगर बाद में फैमिली बनी तो वो ओल्ड नॉमिनी वॉइड हो जाता है, डायरेक्टली वॉइड हो जाता है, या तो करते हैं, बट दिस इज़ अ PYQ, ओके। डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रेच्युटी, ठीक है, मतलब कि आप अपना ग्रेच्युटी, जैसे मेरा काम हो गया, मैं 7 साल के बाद अपना ग्रेच्युटी लेने जाऊंगी और फिर मुझे रिटन एप्लीकेशन देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, तो वो मेरा ग्रेच्युटी कब तक देगा? जब मैं रिटन एप्लीकेशन दूंगी उसके 30 दिन के अंदर वो मेरा ग्रेच्युटी देगा, ठीक है। और इस बीच में अगर कोई भी मुझे प्रॉब्लम हुई, कोई भी डिस्प्यूट अराइज हुई दोनों की तरफ से, तो विद इन 60 डेज़ ऑफ दैट, मतलब वो डिस्प्यूट अगर अराइज हुई अवार्ड के मामले में, जैसे मुझे कम ग्रेच्युटी मिला या फिर एम्प्लॉयर दे ही नहीं रहा है, तो विद इन 60 डेज़ ऑफ द उसके मुझे अपील करना पड़ेगा, फिर जाके एक इंस्पेक्टर रिकग्नाइज होता है, ठीक है। उस इंस्पेक्टर ऑलमोस्ट उसकी पोजीशन एक पब्लिक सर्वेंट के बराबर होती है, ओके। तो एम्प्लॉयर कब ग्रेच्युटी ले सकता है? जिस टाइम छोड़ रहा है तो 30 दिन के अंदर, और कोई भी डिस्प्यूट अराइज हुई तो 60 डेज़ के अंदर, ठीक है। अब एग्जम्पशन है, एक एग्जम्पशन है कि अगर एम्प्लॉयर को लगे कि जो भी अवार्ड साइन हुआ है, जैसे कि कोर्ट के ऊपर मामला, कोर्ट में मामला चला, एम्प्लॉयर को लाइबिलिटी लगी, पर एम्प्लॉयर को लग रहा है मैं तो सही था यार, मैं ग्रेच्युटी सही दिया हूँ, तो एम्प्लॉयर कितने दिन में दे सकता है? एम्प्लॉयर को देखो बड़े कम दिन दिया उस अवार्ड के अगेंस्ट, वो सिर्फ 3 दिन के अगेंस्ट, 3 दिन में कोर्ट में उसको ये अवार्ड के लिए अपील डालनी पड़ेगी। अगेन 30 दिन में आपको ग्रेच्युटी मिल जाएगा, पर आप अवार्ड कब तक कोर्ट में जा सकते हो? अपील 60 डेज, पर एम्प्लॉयर 3 डेज़, ओके। अब देखो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि कोर्ट कभी भी जैसे मेरा ग्रेच्युटी मुझे मिल नहीं रहा है तो कोर्ट डायरेक्टली सुओ मोटो मेरा केस नहीं ले सकता है जब तक मैंने फाइल ना किया हो, ठीक है, ठीक है ना। इफ़ ग्रेच्युटी 6 मंथ्स में नहीं मिली, लेकिन अगर मुझे ग्रेच्युटी मेरी 6 मंथ्स में नहीं मिली तो गवर्नमेंट क्या करती है? वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को कंप्लेन करती है, और वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी 15 डेज़ के अंदर जाके मेरे लिए मतलब मेरे लिए कोर्ट में केस कर देती है, ठीक है। तो अगेन 15 डेज़, 30 डेज़, 60 डेज़, 3 डेज़ एंड 15 डेज़ अगर गवर्नमेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी की, ठीक है। अब प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेच्युटी कैसे? जैसे मेरे ऊपर भर के लोन है, पर मेरी ग्रेच्युटी आई तो डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट से कभी भी नहीं लग सकता है। जैसे मुझ पे कोई भी सिविल लोन कितना भी भरते चले, मेरी ग्रेच्युटी को कोई नहीं ले सकता है मुझसे, इतनी बड़ी प्रोटेक्शन दी गई है, ठीक है। बट दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि कोर्ट सुओ मोटो केसेस नहीं ले सकता है, और अगर 6 मंथ तक नहीं मिला मुझे तो गवर्नमेंट जाके कंट्रोलिंग अथॉरिटी को बोलता है, यही कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्वेश्चन में आई थी, और कंट्रोलिंग अथॉरिटी 15 डेज़ में फाइल कर देता है, ओके। पीछे से पढ़ते हैं। कंट्रोलिंग अथॉरिटी देखा, 15 डेज़ देखा, प्रोटेक्शन ऑफ ये देख लिया हमने, फिर सुओ मोटो नहीं हो सकता है, एग्जाम्पशन ऑफ एम्प्लॉयर है ना। एम्प्लॉयर को अगर लगे कि वो जो अवार्ड साइन किया गया है वो गलत है तो वो 3 डेज़ के अंदर कर सकता है। वहीं पे एम्प्लॉय अपना ग्रेच्युटी 30 डेज़ के अंदर ले सकता है, पर अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो 60 डेज़ के अंदर उससे वो अपील करना पड़ता है।
फिर नॉमिनी वो अपने हायर को बना फैमिली मेम्बर को बना सकता है, लेकिन अगर फैमिली नहीं है तो किसी और को भी बना सकता है। और अगर कल को जाके फैमिली हो जाए तो जो फ्रेंड था वो चला जाता है, मतलब उसके बदले फैमिली मेम्बर को ही डालना पड़ता है। अब कंपलसरी इंश्योरेंस दिलवाना पड़ता है लाइफ इंश्योरेंस से, पर एग्जाम्पशन है अगर 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयड है और अप्रूव ग्रेच्युटी फ़ंड है तो आपको इंश्योरेंस लाना कंपलसरी नहीं है। और ये अप्रूव ग्रेच्युटी फ़ंड बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ मेंटेन करते हैं, ठीक है। अमाउंट 20 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। फोरफिट ऑफ ग्रेच्युटी मतलब एम्प्लॉयर कभी भी ये कर सकता है, ग्रेच्युटी देने से मना कर सकता है अगर एम्प्लॉय ने कुछ किया हो तो, वैसा देखा हमने। पर अब ये देखो स्पेशल केसेस कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी नॉर्मल कैसे असाइन की जाती है, लास्ट ऑन सैलरी अपॉन 26 इंटू 15 डेज इंटू कंप्लीट नंबर ऑफ ईयर्स। वहीं पे पीस रेटेड एम्प्लॉयज़ का कैसे 3 मंथ्स ऑफ एवरेज वेज, ठीक है। मतलब यहाँ पे 15 के बदले 3 मंथ्स आ जाएगा। और वहीं पे सीजनल एम्प्लॉयज़ का 7 डेज़ पर वीक, ओके। और मिनिमम वर्किंग डेज़ क्या होते हैं, 190 डेज़ माइन में होते हैं और 240 डेज़ इसमें होते हैं, नॉर्मल केसेस में होते हैं। एटलीस्ट 240 डेज़ 365 में से दिन पूरे वर्किंग डेज़ तो होने ही चाहिए अगर किसी कंपनी को हम बोले कि वो कंटिन्यूस काम करिए। और कंटिन्यूस सर्विस भी आपने देखा, हाँ। सीजनल इस्टेब्लिशमेंट में हम जैसे कि मतलब मैंने आज काम करवाया और मेरे को पूरे साल भर नहीं है तो उसको सीजनल इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। उसमें एटलीस्ट 75% ऑफ द नंबर ऑफ डेज़ तो काम करना ही पड़ेगा लोगों को। फिर फैमिली क्या होती है, सन्स वाला देखा हमने। फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, पोर्ट्स, माइंस, रेलवेज़, ये सब तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और 1 साल कंटिन्यूस सर्विस करने के बाद ही आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अप्रेंटिस पार्ट नहीं होते हैं एम्प्लॉय में और अदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ओके, थैंक यू। आई होप यू ऑल स्टडी। आई विल कीप द वीडियो शॉर्ट। बाय।